हेलो एवरीवन। जैसा कि आपको पता है कि एक वीडियो हम ऑलरेडी कर चुके हैं जिसमें हमने 5 चैप्टर्स स्टार्टिंग के कवर कर लिए हैं। ठीक है। अब उसके आगे जो आपके बाकी के 4 चैप्टर्स बचे हैं, आज ये इस वीडियो में वो कवर हो जाएंगे। ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना, कल आपका एग्ज़ाम है, तो आपको बस ये वीडियोस देखनी है और अच्छे से रिवीजन करना है और जाके पेपर दे के आना है। तो ठीक है, बिना किसी टाइम वेस्ट करे हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका नेक्स्ट चैप्टर जो होने जा रहा है उसका नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, चैप्टर नंबर 7। इसके अंदर क्या है, इसका मैं पहले इंट्रोडक्शन दे देता हूँ आपको। इसके अंदर मेनली क्या है, ह्यूमन ब्रेन के बारे में बताया गया है और हमारे जो मतलब हमारी बॉडी पे कैसे कंट्रोल होता है, यानी हम अपने बॉडी पार्ट्स पे कैसे कंट्रोल करते हैं और वो कोऑर्डिनेट मैनर में कैसे चल रहा है, इसके बारे में बताया है। आगे बढ़ते हैं। ये तो हम स्टार्ट करते हैं विद फर्स्ट टॉपिक, एनिमल एंड नर्व सिस्टम। जो एनिमल के अंदर नर्व सिस्टम है उसकी बात करते हैं हम। मैं आपको बेसिकली एकदम बेसिक से बताता हूँ। हमारे पूरे बॉडी पार्ट्स के अंदर एक स्मॉल यूनिट होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, एक छोटी सी यूनिट जिसको हम बोलते हैं न्यूरॉन, जिसको हम बोलते हैं, एक मिनट, ये रहा। ठीक है। तो हमारे पूरे बॉडी के अंदर हमारे हर एक पार्ट, जो हमारे सेंसरी पार्ट्स होते हैं, जितने भी हमारे सेंसरी पार्ट है, जैसे लाइक हमारी स्किन है, हमारी आई है, हमारी ईयर है, हमारी नोज़ है, इसके अंदर रिसेप्टर्स होते हैं बहुत सारे। जो रिसेप्टर्स क्या करते हैं, आसपास की चीज़ों को क्या बोलते हैं, महसूस करते हैं, यानी महसूस करके हमें फील कराते हैं कि हमारे आसपास क्या। अगर हमारी स्किन के ऊपर कुछ गर्म चीज़ लग रही होगी तो हमारे जो रिसेप्टर्स होंगे वो ऐसे सिग्नल जनरेट कराएंगे जिससे हमें पता चलेगा कि वो चीज़ गर्म है या हमारे लिए डेंजरस है। तो उसको जो रिसेप्टर्स होते हैं, रिसेप्टर्स वो फर्दर सिग्नल किसके पास भेजेंगे, हमारी पूरी बॉडी के अंदर ऐसे न्यूरॉन होते हैं। ये ऐसे ऐसे न्यूरॉन होते हैं। ठीक है। जो न्यूरॉन हमारी पूरी बॉडी पार्ट्स में होते हैं, पूरी बॉडी के अंदर होते हैं, यानी हमारे हर एक पार्ट में, हाथ से लेके हमारे पैर से लेके पूरे सब जगह तक, और कहाँ पे ये धीरे धीरे जाएंगे, हमारे माइंड के अंदर। ठीक है। तो जैसे मान लो मेरे को कोई भी चीज़ लगी, मैंने ये देखा कि हमारा, मेरे को गर्म लगी कोई भी चीज़, मैंने हाथ रखा, मेरे को गर्म लगी, तो ये जो न्यूरॉन्स होंगे ये सिग्नल जनरेट करेंगे और सिग्नल जनरेट करके मेरे कहाँ पे भेजेंगे, धीरे धीरे एक न्यूरॉन से दूसरा न्यूरॉन कनेक्ट होगा, फिर दूसरे से तीसरा, ऐसे करते करते सारे न्यूरॉन कनेक्ट होते होते वो कहाँ पहुँच जाएंगे, हमारे ब्रेन के अंदर पहुँच जाएंगे। फिर ब्रेन उसको सिग्नल को रिकॉग्नाइज करेगा कि एक्चुअल में ये सिग्नल क्या है, कि हमारे लिए ये डेंजरस है क्या है। तो फिर ब्रेन को जब ये पता चलेगा कि वो चीज़ हमारे लिए डेंजरस है, तो हम क्या करेंगे, हम वहाँ से अपना हाथ हटा लेंगे, और इसी को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन। लेकिन इसको ब्रेन फर्दर कमांड देगा किसको, हमारी स्पाइनल कॉर्ड को। जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है उसको ब्रेन कमांड देगा कि हाथ हटाने के लिए। फिर स्पाइनल कॉर्ड क्या करेगी, स्पाइनल कॉर्ड कनेक्ट होती है मसल्स से, हमारी हाथ की जो मसल्स हैं, पैर वगैरह की, तो स्पाइनल कॉर्ड फर्दर एक्शन करवाएगी किससे, मसल से, तब जाके हमारा हाथ हटेगा। ठीक है। तो ये जो पूरा एक्शन है इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। और ये जो पाथवे मैंने बताया ना कि कहाँ कहाँ से ट्रांसफर हो रहा है सिग्नल, इसे हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स आर्क। ये रहा, नीचे होगा, ये रहा। ठीक है। व्हाट हैपन इन रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स एक्शन में ये क्या होता है, जब भी मैंने कोई चीज़ पे रखी है हाथ, यानी कोई भी चीज़ अगर मेरे लिए क्या बोलते हैं अच्छी नहीं है, यानी वो डेंजरस है मेरे लिए, तो मैंने क्या रखा, हाथ रखा, फिर मेरे हाथ, मेरे रिसेप्टर्स ने क्या करा, सिग्नल जनरेट करा, वो सिग्नल्स कहाँ गए, न्यूरॉन के अंदर गए, न्यूरॉन से कहाँ गए, दूसरे न्यूरॉन में, फिर कंटिन्यूसली न्यूरॉन में होते होते मेरे माइंड में गए। माइंड ने रिकॉग्नाइज करा कि वो सिग्नल रिकॉग्नाइज करा कि ये हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, हार्मफुल है, ये हमारी बॉडी को हार्म पहुंचा सकता है। फिर हमारा ब्रेन क्या करेगा, स्पाइनल कॉर्ड को क्या देगा, कमांड देगा कि हाथ हटाने के लिए। फिर स्पाइनल कॉर्ड फर्दर किसको देगी, मसल्स को देगी, फिर मसल क्या करेगी, एक्शन करेंगे। तो यही हमारे क्या होता है, ये जो चीज़ें, ये जो पूरा पाथवे है ये होता है रिफ्लेक्स आर्क, और ये जो पूरी चीज़ है ये होते हैं हमारा रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर यही चीज़ें लिखी हुई हैं, तो पैराग्राफ से ना पढ़ते हुए ये देखो, ये रहा। ये देखो, पहले क्या होगा, यहाँ से हमें हीट, यानी हीट, कोई पानी, गर्म पानी है तो हमें क्या, हीट और पेन महसूस हुआ, फिर सेंसरी न्यूरॉन लेके गए सिग्नल को, कहाँ लेके जा रहे हैं, इस पर, ये देखो, ब्रेन के अंदर, मैसेज टू ब्रेन। फिर ब्रेन ने क्या करा, स्पाइनल कॉर्ड को दिया, फिर स्पाइनल कॉर्ड ने दोबारा किसको दिया, यहाँ पे हमारे जो मसल्स हैं
इफेक्टर, ये देखो इफेक्टर लिखा है ना, मसल इन आर्म, यानी मसल्स को दिया और फिर मसल क्या करेगी, एक्शन जनरेट करा देगी, यही होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम ह्यूमन ब्रेन की। ह्यूमन ब्रेन के बारे में आपको पता ही है, जो हमारा माइंड है वो काफ़ी चीज़ें कंट्रोल करता है। हमें ह्यूमन ब्रेन के पार्ट्स के बारे में पढ़ना है। जो हमारा ह्यूमन ब्रेन है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, तो ये सब चीज़ें हमें पढ़ना है। यहाँ पे बताता हूँ मैं, ये रहा। तो हमारा ह्यूमन ब्रेन 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। फोर ब्रेन, पहला होता है फोर ब्रेन, दूसरा होता है मिड ब्रेन और तीसरा होता है हिंड ब्रेन, ये रहा। सो फोर ब्रेन के अंदर क्या क्या आता है, हमारा सेरेब्रम आता है। ठीक है, मिड ब्रेन के अंदर क्या आएगा, देखो यहाँ पे क्या है, मिड ब्रेन के अंदर आएगा हाइपोथैलेमस वगैरह आएगा। और हमारा हिंड ब्रेन के अंदर आता है पोन्स, मेडुला और सेरिबेलम। ठीक है, ये आता है हमारा। अब इसके क्या क्या वर्क होते हैं ये पढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे लिखा है, पढ़ते हैं। ये रहा। तो ठीक है, यहाँ से हमारा हाइपोथैलेमस होता है, पीनल ग्लैंड होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, थायराइड ग्लैंड होता है, पैराथायराइड ग्लैंड होता है और थाइमस ग्लैंड होता है, पैनक्रियास होता है, एडर्नल ग्लैंड होता है और हमारा अगर मेल है तो टेस्टिस होता है और फीमेल है तो ओवरी होता है। ठीक है, ये हमारे ग्लैंड होते हैं। अब आगे हम फर्दर मूव करते हैं। हम यहाँ पे देख लेते हैं हम कौन कौन से हार्मोन कहाँ से सेक्रेट हो रहे हैं, यानी निकल रहे हैं, रिलीज हो रहे हैं। हमारा ग्रोथ हार्मोन कहाँ से रिलीज हो रहा है, देखो कहाँ से रिलीज हो रहा है, हमारा पिट्यूटरी से हो रहा है। और हमारा कौन सा हार्मोन हो रहा है रिलीज, हमारा और कौन सा हार्मोन, देखो हमारा ग्रोथ हार्मोन हो रहा है पिट्यूटरी से। और हमारा स्टिमुलेटिंग कर रहा है, क्या कर रहा है, ग्रोथ और इन ऑल ऑर्गन। ठीक है, थायराइड ग्लैंड क्या कर रहा है, रेगुलेट द मेटाबॉलिज्म ऑफ अ बॉडी ग्रोथ। ठीक है, रेगुलेट क्या कर रहा है, ब्लड शुगर लेवल। हमारा इंसुलिन कर रहा है। टेस्टोस्टेरोन क्या कर रहा है, टेस्टिस से रिलीज हो रहा है। ओवरी क्या कर रहा है, डेवलपमेंट ऑफ अ फीमेल सेक्स ऑर्गन कर रही है। एड्रेनालाइन क्या कर रहा है, एड्रेनल ग्लैंड से रिलीज हो रहा है। रिलीजिंग हार्मोन्स क्या करेंगे, स्टिमुलेट करेंगे पिट्यूटरी को, तो कि रिलीज करे वो हार्मोन। हो गया। अब हम लाइट की बात करते हैं, लाइट जो सबसे टफेस्ट चैप्टर लगता है बच्चों को। ठीक है, उसके तरफ मूव करते हैं हम। तो पहले हम इसके अंदर क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब क्या, लाइट आई और रिफ्लेक्ट करके चली गई, उसे हम उसको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। वहीं पे हम रिकॉल करते हैं इसके लॉ के, द एंगल ऑफ ए इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल एंड द मिरर ऑफ अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाइन सेम प्लेन। मतलब जो इंसिडेंट रे है और जो नॉर्मल है और जो रिफ्लेक्टेड रे, वो सारे एक प्लेन के अंदर लाई करते हैं। ठीक है, ये लॉ आपको पहले से ही पता होगा। स्पेरिकल मिरर की बात करते हैं। स्पेरिकल मिरर क्या होता है, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्पेरिकल होता है। ये देखो स्पेरिकल है ना, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस उसी को हम क्या बोलते हैं, स्पेरिकल मिरर कहते हैं। यहाँ पे देखो लिखा है, whose reflecting surface is curved inwards faces towards the center of sphere, it's called concave mirror। यानी कॉनकेव मिरर किसे कहते हैं, जो इनवर्ड अंदर की तरफ क्या है, कर्व है। और जो हमारा बाहर की तरफ बल्ज आउटवर्ड कैन बी अप्रोक्सीमेटली टू बी कॉन्वेक्स। यानी बाहर की तरफ अगर वो स्फेरिकल है, यानी उसे क्या बोलेंगे हम, कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कुछ टर्म्स की। यहाँ पे हम देखते हैं, और देखो यहाँ पे क्या होता है, ये हमारा क्या है, कॉनकेव मिरर है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा फोकस होता है, इसे फोकस बोलते हैं, इसे सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। और हमारा क्या है, इसे पोल बोलते हैं। और ये जो हमारी ये लाइन आ रही है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल के पे मिल रही है, इसे हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। कॉल प्रिंसिपल फोकस। अब देखो जहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस में देखो, कॉन्वेक्स और ये कॉनकेव में जहाँ पे भी ये सारी लाइट आके मिल रही हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस कहते हैं, यानी जिसे हम फोकस कहते हैं। और जो फोकस से लेके प्रिंसिपल फोकस ये पोल तक की जो लेंथ होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं। देखो यहाँ लिखा है, द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द स्पेरिकल मिरर इज कॉल्ड फोकल लेंथ। ठीक है, इट इज, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम, एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है,
अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा ये एपरेचर होता है क्या, डायमीटर ऑफ अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्पेरिकल मिरर कॉल्ड एपरेचर। ठीक है, और क्या हमारा रिलेशन होता है किसका, रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच में। जो हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो 2 टाइम्स होता है फोकल लेंथ के। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन बाय स्पेरिकल मिरर। अब हमें इमेज फॉर्मेशन देखना है बाय स्पेरिकल मिरर, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर हम पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट देखें, ऑब्जेक्ट को हम इन्फिनिटी पर रखेंगे तो इमेज कहाँ फॉर्म होगी, एट एफ। साइज क्या होगा, हाईली डिमिनिस्ड होगा और पॉइंट साइज होगा। नेचर क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। अगर मैं ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी रख रहा हूँ, कहाँ पे बनेगा, बिटवीन एफ एंड सी बनेगा, डिमिनिस्ड होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। एट सी पे रखूंगा, कहाँ बनेगा, एट सी बनेगा, सेम साइज होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। बिटवीन सी एंड एफ रखूंगा, बियॉन्ड सी बनेगा, इन लार्ज होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। एट एफ रखूंगा तो एट इन्फिनिटी बनेगा, हाईली इनलार्ज होगा, बड़ा होगा और रियल एंड इन्वर्टेड होगा। बिटवीन पी एंड एफ रखूंगा तो बिहाइंड द मिरर होगा, इनलार्ज होगा एंड वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। वर्चुअल यानी इमेजिनरी, जिसको हम देख नहीं सकते, इमेजिनरी हम कहते हैं ना, हवा में बातें कर रहे हैं। अब इमेज फॉर्मेशन बाय देखेंगे हम कॉनकेव मिरर, जो आपने अभी ऊपर बॉक्स पढ़ा। ठीक है, अगर हम क्या कर रहे हैं, हम इन्फिनिटी पे रख रहे हैं, कहाँ बन रहा है, फोकस पे बन रहा है। बियॉन्ड सी रखेंगे, कहाँ बनेगा, सी और एफ के बीच में बन रहा है। सी पे रखेंगे, कहाँ बनेगा, सी पे बनेगा। सी और एफ के बीच में रखेंगे तो कहाँ बन रहा है, बियॉन्ड सी बन रहा है। अगर हम रखेंगे यहाँ पे, कहाँ पे, एफ पे रखेंगे तो इन्फिनिटी बनेगा, और एफ और पी के बीच में रखेंगे तो बिहाइंड द मिरर बन रहा है। ठीक है, अब यूज क्या होते हैं कॉनकेव मिरर के, ये देख लेते हैं हम लोग। कॉमनली यूज इन टॉर्च, सर्च लाइट एंड व्हीकल हेडलाइट्स में करता है पावरफुल बीम ऑफ द लाइट। दे आर ऑफ्टन यूजिंग सेविंग मिरर टू सी द लार्ज इमेज ऑफ अ फेस। और डेंटिस्ट यूज करते हैं कॉनकेव मिरर टू सी द लार्ज इमेज ऑफ अ टीथ ऑफ अ पेशेंट। लार्ज कॉनकेव मिरर आर यूज टू कंसंट्रेट द सनलाइट इन द सोलर फर्नेस। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन बाय अब कॉन्वेक्स मिरर देखते हैं हम लोग। कॉन्वेक्स में देखो क्या होगा, देखो क्या करेंगे, एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे रखेंगे, कहाँ बन रहा है, एट द फोकस एफ बिहाइंड द मिरर, यानी यहाँ पे फोकस पे बन रहा है बिहाइंड द मिरर। हाईली डिमिनिस्ड और पॉइंट साइज है, वर्चुअल और इरेक्ट है। ठीक है, नेचर बिटवीन क्या रखेंगे, इन्फिनिटी द पोल ऑफ, कहाँ पे रखा हमने, यहाँ पे रखा। ठीक है, कहाँ पे बनेगा, बिटवीन पी एंड एफ पे बनेगा, यानी यहाँ पे बन रहा है, पी और एफ के बीच में डिमिनिस्ड होगा और वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। अब इसके देख लेते हैं, इसके यूज क्या है। Use of convex mirror. Convex mirror are commonly used as a rear view mirror in vehicle. These mirrors are fitted in the side of a vehicle, enabling the driver to see the traffic behind him or her, facilitating the safe driving. Convex mirror are preferred because they always give an erect through image, also have the wider field to view they are curved outward. These convex mirror enable the driver to view much larger area than it would be possible in a plane mirror। मतलब प्लेन मिरर से जितना एरिया दिखता है उससे ज़्यादा एरिया दिखेगा किससे, हमारा स्पेरिकल मिरर से। ठीक, साइन कन्वेंशन है, आप लोगों को क्या देखना है, आपको इतना पता होना चाहिए। हाइट ऑफ अपवर्ड यानी ऊपर वाली हाइट की बात करेंगे तो पॉजिटिव होगी हमेशा। अगर लेफ्ट साइड का डिस्टेंस की बात करेंगे नेगेटिव होगा। नीचे वाली हाइट नेगेटिव होगी हमेशा, और डिस्टेंस टुवर्ड राइट हमेशा पॉजिटिव होगा। हमारा जो मिरर फॉर्मूला होता है वो होता है 1/1 v इक्वल हो प्लस 1/u इक्वल टू 1/ फोकल लेंथ, यानी जो हमारा u क्या है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है u और इमेज का डिस्टेंस है v। ठीक है, और f क्या है, हमारा फोकल लेंथ है। ठीक है, फोकल लेंथ है हमारा। मैग्निफिकेशन क्या होता है, मैग्निफिकेशन होता है m इक्वल टू h डैश अपॉन h। h डैश का मतलब होता है हाइट ऑफ इमेज और h का मतलब होता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, मैग्निफिकेशन का एक रिलेशन याद रखना, h डैश अपॉन में h इक्वल होगा माइनस v अपॉन u। ठीक है, अब रिफ्रैक्शन ऑफ अ लाइट की बात करते हैं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का मतलब ये होता है कि लाइट का बेंट हो जाना।
यानी अगर कोई भी लाइट आई किसी भी मीडियम में और तो वो टेढ़ी होगी या बेंट होगी, उसी को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। इसमें एक टॉपिक है रिफ्लेक्शन थ्रू ग्लास फ्रिल्स, जिसमें आपको डायग्राम देख के जाना है, ठीक है। और देखो इसमें क्या है, यहाँ से ये बाहर कोई मीडियम है, ये गिलास है और ये हमारा बाहर है, ईयर है यहाँ बाहर, ठीक है। यहाँ से लाइट आई, जैसे वो गिलास में गई वो किसी एंगल पर टेढ़ी होगी, वो एंगल क्या है, आर, हमारे आर पे टेढ़ी होगी। फिर जैसे ही वो बाहर निकले वो दोबारा टेढ़ी होगी R2 पे, यानी इंसिडेंट वन क्या है, जितने पे वो आई, R1 क्या है, जितने पे वो पहली बार टेढ़ी हुई, और R2 क्या है, जितने पे वो दूसरी बार बाहर निकलते टाइम टेढ़ी हुई। आपको सिर्फ इतना चीज याद रखनी है इसके अंदर, बस ये आपको देख के जाना है, सिर्फ आपको इतना पता होना चाहिए। अब यहाँ पे लॉस है रिफ्रैक्शन के, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द इंटरफेस टू ट्रांसपेरेंट मीडियम एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल लाइन अ सिंपल, यानी जो हमारे इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे और जो नॉर्मल है, वो सारे क्या है, एक ही प्लेन के अंदर है। और जो हमारा साइन आई होता है अपॉन में साइन आर, वो क्या है, वो कांस्टेंट, यानी साइन आई का मतलब इंसिडेंट और साइन आर का मतलब रिफ्लेक्टेड क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करते हैं हम लोग। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मीडियम की प्रॉपर्टी होती है कि वो वहां पे लाइट कैसे, कितनी स्पीड में चलेगी और कैसे चलेगी, ठीक है। तो वही यही देखो यहाँ पे लिखा है, इफ मीडियम 1 इज वैक्यूम और एयर, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 इज कंसिडर्ड विद द रिस्पेक्ट टू द वैक्यूम, दिस इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, ठीक है। इसका एक फॉर्मूला है, वो देख लो, एन एम होता है स्पीड ऑफ लाइट अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम, सी अपॉन में वी होता है, ठीक है। अब कुछ यहाँ पे चीजें दे रखी है, मीडियम देखा है जिनका हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखा है, एयर का दे रखा है, तो ये सब आप लोगों को पढ़ लेना है। इसका पढ़ लो, आई का देख लेना, आइस का, वाटर, तो ये सब आपको देख के जाना है एक एक बार, ये आपको याद होना चाहिए, एक एक नंबर में पूछ सकता है। कैरोसिन हो गया, टर्पेंटाइन ऑयल हो गया, बेंजीन हो गया, क्राउन ग्लास हो गया, ठीक है, रॉक सॉल्ट हो गया, कार्बन डाइसल्फाइड डेंस हो गया, रूबी हो गया, डायमंड हो गया, तो ये सब चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, इनकी वैल्यूज पूछ सकता है। अब देखते हैं हम रिफ्रैक्शन बाय द स्फेरिकल लेंसेज, यानी रिफ्रैक्शन यानी लाइट कैसे टेढ़ी मेढ़ी हो रही है रिफ्रैक्शन लेंस के थ्रू, ठीक है, लेंस की वजह से। लेंस में हैव टू स्फेरिकल सरफेस बल्जिंग आउटवर्ड, द लेंस इज कॉल्ड डबल कॉन्वेक्स लेंस, यानी जो भी ऐसे बल्ज है, जो ऐसे बल्ज दिख रहे हैं, वो आपको कौन सा मिरर है, वो कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है। वहीं पे जो दोनों तरफ, और इसे हम क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं, कन्वर्जिंग बोलते हैं, एक मिनट यहाँ पे होगा, हाँ, इसे हम कन्वर्जिंग लेंसेज भी बोलते हैं, यानी ये क्या करेगा, सारी लाइटों को एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर देगा, ठीक है। वहीं पे हमारा दूसरा लेंस कौन सा, कॉनकेव लेंस है, जिसे हम डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं, यानी एक लाइट को फैला देता है ये, ठीक है। अब इमेज फॉर्मेशन भाई हम लेंस देखते हैं। लेंस से क्या होता है, एट इन्फिनिटी पे रखूंगा कहाँ बनेगा, एट फोकस f2 पे बनेगा, हाईली डिमिनिस्ड होगा, पॉइंट साइज होगा, और क्या रियल एंड इन्वर्टेड होगा। अगर बियॉन्ड 2f1 पे रखूंगा तो बिटवीन 2f2 एंड 2 बिटवीन f2 एंड 2f2 के बीच में बनेगा, डिमिनिस्ड होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। एट 2f1 पे रखूंगा तो बनेगा एट 2f2 पे, सेम साइज होगा, रियल और इन्वर्टेड होगा। अगर मैं बिटवीन f1 एंड 2f1 के बीच में रखूंगा तो बियॉन्ड 2f2 पे मिलेगा, इनलार्ज होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। अगर फोकस पे रखूंगा इन्फिनिटी बनेगा, इन्फिनाइटली लार्ज एंड हाईली इनलार्ज, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। बिटवीन फोकस f1 एंड ऑप्टिकल सेंटर O के बीच में रखूंगा, सेम साइड ऑफ द लेंस एज द ऑब्जेक्ट, इनलार्ज बनेगा, वर्चुअल और इरेक्ट होगा, ठीक है। वहीं पे अगर हम बात कर रहे हैं कॉनकेव की तो एट इन्फिनिटी रखूंगा, एट फोकस f1 पे बनेगा, हाईली डिमिनिस्ड छोटा होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। अगर मैं बिटवीन इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर O के बीच में रखूंगा, कहाँ बनेगा, बिटवीन f1 एंड ऑप्टिकल सेंटर O के बीच में बनेगा, डिमिनिस्ड होगा
और वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। ठीक है देखो जहाँ पे दे रखा इन्फिनिटी पे रखूंगा, कहाँ बन रहा है F2 पे बन रहा है। ठीक है बियॉन्ड 2 F1 पे रखूंगा, कहाँ बन रहा है बिटवीन F2 और 2F2 के बीच में बन रहा है। अगर मैं 2F2 पे रखूंगा तो 2F1 पे रखूंगा तो 2F2 पे मिल जाएगा मेरे को। ठीक है यहाँ पे क्या, अगर 2F1 और F1 के बीच में रख रहा हूँ तो मेरे को कहाँ मिल रहा है बियॉन्ड 2F2 के बीच में मिल रहा है। ठीक है अगर मैं रख रहा हूँ F पे रख रहा हूँ तो इन्फिनिटी में मिल रहा है मुझे, अगर बियॉन्ड 2F1 पे रख रहा हूँ तो मुझे इन्फिनिटी सेम साइड पे मिल रहा है। अगर मैं यहाँ पे रख रहा हूँ F1 और O के बीच में रख रहा हूँ तो मुझे सेम साइड पे मिल जा रहा है। वही पे हम बात करते हैं किसकी, ये कॉनकेव है। कॉनकेव पे क्या करा मैंने, इन्फिनिटी पे रखा तो F1 पे मिल गया, और 2F1 और F1 के बीच में रखा, यहाँ पे रखा तो मेरे को यहाँ कहीं मिल गया F1 और O के बीच में। ठीक है अब साइन कन्वेंशन देखते हैं स्पेरिकल मिरर में। इसमें सेम है, जो लेंस पे हमारा स्पेरिकल मिरर का फॉर्मूला था वो सेम है, बस यहाँ प्लस था, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो ये याद रखना है आपको, क्वेश्चन आ जाएगा वैल्यू पुट करने के लिए। मैग्निफिकेशन सेम है, एच डैश अपॉन में एच हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मैग्निफिकेशन का रिलेशन क्या है, एच डैश अपॉन में एच वी अपॉन यू। पावर ऑफ लेंस की बात करते हैं। पावर ऑफ लेंस क्या होती है, लेंस की जो पावर होती है उसी पावर ऑफ लेंस कहते हैं। पावर ऑफ लेंस इक्वल होती है, हाँ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एफ के, यानी पी इक्वल होगा 1/f के। ऐसा यूनिट क्या होती है, डायप्टर होती है। इट इज रिलेटेड बाय लेटर डी। 1 डायप्टर इक्वल होगी 1 मीटर इनवर्स। ठीक है तो ये कहते हैं कि द पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। जो कॉन्वेक्स लेंस की पावर होगी वो हमेशा पॉजिटिव होगी, और जो कॉनकेव लेंस की होगी वो हमेशा नेगेटिव होगी। अगर किसी को +2 का डी का क्या बोला गया कि लेंस लगाने के लिए बोला गया, इसका मतलब उसको कौन सा लेंस बोला गया, कॉन्वेक्स बोला गया। और अगर किसी को -d बोला, इसका मतलब उसे कौन सा बोला, कॉनकेव लेंस बोला गया है। हम ऐसे पता लगा सकते हैं। हमारा नेक्स्ट चैप्टर था ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। इसके अंदर हमारा ह्यूमन आई के बारे में पढ़ना है। ठीक है तो स्टार्ट करते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ आई से। तो जब हमारा स्ट्रक्चर ऑफ आई, इसमें देखो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें दे रखी है। इसे हम बोलते हैं, इसको सिलेरी मसल बोलते हैं, इसे रेटिना बोलते हैं, इसे ऑप्टिक नर्व बोलते हैं, इसे क्रिस्टलाइन लेंस बोलते हैं, ह्यूमर, प्यूपिल, आइरिस, कॉर्निया। ठीक है तो हमारा जो द ह्यूमन आई इज लाइक अ कैमरा, इट्स लेंस सिस्टम फॉर्म्स एन इमेज ऑन द लाइट सेंसिटिव स्क्रीन कॉल रेटिना। जो हमारी रेटिना है वो स्क्रीन की तरह काम करती है, जिसके ऊपर इमेज डेवलप होती है। लाइट एंटर द आई थ्रू द थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड कॉर्निया, यानी कॉर्निया जो है बहुत छोटी मेम्ब्रेन जिसके थ्रू लाइट एंटर करती है। द ट्रांसपेरेंट बल्ब पार्ट ऑफ अ फ्रंट सरफेस ऑफ अ आई बॉल दिखा हुआ है। द आई बॉल इज अप्रोक्सीमेटली द स्पेरिकल इन द शेप एंड डायमीटर क्या होता है 2.3 सेंटीमीटर के आसपास होता है। मोस्ट ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ अ लाइट रेज एंटर द आई अकर एट द आउटर सरफेस ऑफ अ कॉर्निया, यानी कॉर्निया से ही अंदर लाइट जाती है। जो लेंस होते हैं हमारे वो प्रोवाइड क्या करते हैं, एडजस्टमेंट करते हैं फोकल लेंथ का, जो हमारे लेंस होते हैं। ठीक है और रेटिना पे फिर वो बनाएंगे, डेवलप करेंगे। एक स्ट्रक्चर होता है जिसे आइरिस कहते हैं। आइरिस क्या करता है, बिहाइंड द कॉर्निया होता है, और ये क्या करता है, इट इज अ डार्क मस्कुलर डायफ्राग्राम कंट्रोल द साइज ऑफ अ प्यूपिल। प्यूपिल का साइज कंट्रोल करता है, और प्यूपिल क्या कंट्रोल करता है कि कितने अमाउंट में लाइट एंटर करेगी हमारे आई के अंदर। ठीक है कितना अमाउंट ऑफ आई आएगा। ठीक है उसके बाद द आई लेंस फॉर्म इन्वर्टेड रियल इमेज फॉर्म कर देगी। उसके बाद जो लाइट सेंसिटिव सेल्स है वो इमेज को कहाँ पे भेजेंगे, इलेक्ट्रिकल जनरेट करेंगे, सिग्नल जनरेट करेंगे जो हमारे ब्रेन में जाएगा ऑप्टिक नर्व के थ्रू, और वहाँ पे प्रोसेस होगी इन्फॉर्मेशन, और पता चलेगा हमें कि वो कौन सा ऑब्जेक्ट है जिसे हम व्यू कर रहे हैं, वॉच कर रहे हैं। पावर ऑफ एकोमोडेशन में वही ये फार पॉइंट और लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्विजन। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्विजन ये होता है कि हम मिनिमम हमारी वैल्यू हम 25 सेंटीमीटर, अगर कोई भी हमने अगर हम अपनी आई के साथ देखें, अगर 25 सेंटीमीटर पे डिस्टेंस पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है हम उसको देख सकते हैं सबसे कम। उससे अगर आगे रखा है तो हम नहीं देख सकते, उसी को हम क्या बोलते हैं
लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन। और फार पॉइंट ऑफ आई यानी कि हम कितनी दूर तक देख सकते हैं उसे फार पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, डिफेक्ट देखते हैं आई में, विजन में क्या डिफेक्ट आता है। पहला हमारा क्या है, मायोपिया। मायोपिया का दूसरा नाम क्या होता है, नियर साइटेडनेस होता है। जिस भी पर्सन को मायोपिया होता है वो दूर की चीजें नहीं देख पाता है। ठीक है, इसका होने का रीजन क्या होता है, एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस यानी कर्वेचर का बढ़ जाना, और इनलोंगेशन ऑफ आई बॉल यानी आई बॉल का भी बढ़ जाना, इसकी वजह से ये होता है। इसको हम ठीक कैसे कर सकते हैं, कॉनकेव लेंस को लगाएंगे तो ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक हो जाएगा, पहले इमेज कहाँ बन रही है, रेटिना से पहले बन रही है, हम कॉनकेव लेंस लगाएंगे, रेटिना पे बनने लग जाएगी, और जो जिस भी इंसान को ये प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया की बात करते हैं, इसको फार साइटेडनेस भी बोलते हैं। इसमें इंसान को पास की चीज़ें नहीं दिखती, दूर की चीज़ें आराम से दिख जाती हैं। इसका रीज़न क्या होता है, फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस इज टू इज लॉन्ग यानी फोकल लेंथ बहुत बड़ी हो जाती है और आई बॉल बहुत ज़्यादा छोटी हो जाती है। इसको हम ठीक कैसे कर सकते हैं, कॉन्वेक्स लेंस से ठीक कर सकते हैं। पहले देखो क्या हो रहा है, पहले इमेज रेटिना के बाहर बन रही है, जैसे हमने कॉन्वेक्स लेंस लगाया रेटिना पे बनने लगी, यानी वो इंसान ठीक हो गया। पर बायोपिया क्या होता है, पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई यूजुअली डिक्रीजेस विद एजिंग यानी एज आती जाएगी धीरे धीरे पावर डिक्रीज होती जाएगी। जिस इंसान को कंफर्टेबली लिस्टनिंग विजन विदाउट करेक्टिव आई लेंस यानी जिसको ना दूर का दिख रहा है ना पास का दिख रहा है, उसको क्या हुआ है, हाइपरमेट्रोपिया हो। इसका करेक्शन क्या है, बायफोकल लेंस, जिसमें क्या होगा, उसमें कॉनकेव लेंस भी होगा, कॉन्वेक्स लेंस भी होगा। ऊपर वाला जो पोर्शन होगा वो कॉनकेव लेंस का होगा ताकि उसे ऊपर वाला वो क्या देख सके, दूर की चीजें देख सके, और नीचे वाला क्या होगा, कॉन्वेक्स लेंस का होगा ताकि उसे पास का दिख सके। ठीक है, हमारा प्रिज्म है, प्रिज्म के थ्रू क्या होती है, लाइट रिफ्रैक्शन होता है, यानी लाइट टेढ़ी होती है, बेंट होती है। तो बस आपको क्या याद रखना है इसके अंदर, ये एंगल्स याद रखने हैं कि ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये याद रखने हैं। ठीक है, डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट बाय द ग्लास प्रिज्म यानी वाइट लाइट का 7 लाइटों में टूटना, उसे डिस्पर्जन बोलते हैं। अगर मैं वाइट, जो हमारी सन से लाइट आती है वो कौन सी कलर की होती है, वाइट कलर की, उसे अगर मैं प्रिज्म के थ्रू डालूं तो क्या होगा, वो टूटेगी कितनी लाइटों में, 7 लाइटों में टूट जाएगी, जिसे क्या बोलते हैं, विगरियोर बोलते हैं। कौन कौन से कलर होते हैं, वॉयलेट होते हैं, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो और ऑरेंज। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी किसकी है, प्रिज्म की है। और यही है, इसी को स्पेक्ट्रा बोलते हैं। द स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू द कंपोनेंट कलर इज कॉल्ड डिस्पर्जन। ये जो हो रहा है इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिस्पर्जन बोलते हैं। ठीक है, अभी वहीं पे जहाँ पे यहाँ पे अगर साइड लाइटें आ रही हैं, यहाँ पे वाइट लाइट मैंने डाली, यहाँ पे साइड लाइट मिल जाएंगे मेरे को। अगर मैं उल्टा करके प्रिज्म लगा दूंगा यहाँ पे तो ये साइड लाइटों को अंदर ले लेगा और दोबारा मेरे को व्हाइट लाइट दे देगा, ये इंपॉर्टेंट है। अब एटमोस्फेयर की रिफ्रैक्शन की बात कर रहे हैं। जो एटमोस्फेयर में हमारा कहते हैं ना, हमें चीज़ें ऊपर नीचे दिखती हैं, वो किसकी वजह से होती है, देखो हमारा जो एक्चुअल स्टार की पोजीशन होती है वो नीचे होती है, लेकिन हमें वो ऊपर दिखता है। उसका रीज़न क्या है, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, द एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन अकर इन द मीडियम ऑफ अ ग्रेजुअली चेंजिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जो हमारा स्टार है वो हमारे लिए पॉइंट चार्ज है, यानी हम यहाँ से उसे देख रहे हैं तो वो हमारे लिए क्या है, पॉइंट चार्ज है, पॉइंट सोर्स है। तो उसमें क्या, जो सारी लाइटें आ रही होंगी हम उसे वॉच कर रहे हैं, यानी हम क्या है, हम व्यूअर हैं। अब हम देख रहे हैं तो वो जब हमारे इन्वायरमेंट के अंदर उसकी लाइट एंटर कर रही होगी तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हुआ होगा, जिसकी वजह से जो हमारा स्टार है उसकी पोजीशन हमें ऊपर दिखने लग जाती है। ठीक है, एडवांस सनसेट एंड डिले इन सनसेट यानी हमें क्या मिलता है, 2 मिनट पहले सन दिखने लग जाता है और 2 मिनट बाद तक दिखता है। उसका रीजन क्या है, यहाँ पे देखो लिखा है सेम फिनोमेना। सेम फिनोमेना की वजह से हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है, हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से हो रहा है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है, हमारा टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट में क्या होता है, आप लोगों ने घर पे देखा होगा कि कभी भी किसी डार्क रूम में आप जाओ जहाँ पे सिर्फ एक कहते हैं कहीं पॉइंट से लाइट आ रही है तो आपको क्या आसपास के डस्ट पार्टिकल दिखने लग जाते हैं, वही हमारा क्या होता है, टिंडल इफेक्ट होता है। अब हमारा स्काई हमें ब्लू क्यों दिखता है, उसका रीज़न ये है, जो हमारे जब लाइट हमारे सन से आ रही है, सन कौन सी लाइट दे रहा है, वाइट कलर की लाइट दे रहा है, तो जो हमारे इन्वायरमेंट के अंदर बहुत सारे क्या है, पार्टिकल्स हैं, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, फाइन पार्टिकल्स हैं, ये स्कैटर्ड द ब्लू कलर शॉर्टर वेवलेंथ मोर स्ट्रांगली देन रेड। तो जो हमारे छोटे छोटे पार्टिकल हैं उन पे लाइट टकराती है और वो कौन सा कलर निकालते हैं, ये देखो कौन सा, ब्लू कलर निकालते हैं। वहीं पे अगर वहीं पे बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं तो वो कौन सा कलर निकालते हैं, रेड कलर निकालते हैं, क्योंकि रेड की जो वेवलेंथ है वो ज़्यादा होती है। सो हमारे आसपास जो छोटे छोटे पार्टिकल है उससे हमारी सनलाइट टकराती है, कि अगर हमारे इन्वायरमेंट में कोई भी पार्टिकल्स नहीं होंगे तो इसका मतलब हमें स्काई कौन से कलर का दिखेगा, व्हाइट कलर का।
और वहीं पे अगर बड़े पार्टिकल्स हुए तो कौन से कलर का दिखेगा, रेड कलर का, ठीक है। तो ये पार्टिकल्स की वजह से होता है, वहां से लाइट टू जो ब्लू कलर निकाल देती है, इसलिए। अब क्या, कलर ऑफ सन एट सनसेट, ठीक है। अब इसका रीजन क्या होता है, देखो यहाँ की जो लेयर होती है ये मोटी होती है, यानी यहाँ पे बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे। यहाँ की वो पतली होती है, यहाँ पे और पतली होती है, फिर यहाँ पे दोबारा मोटी होती जाएगी, फिर यहाँ पे और ज़्यादा मोटी हो जाएगी, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होंगे, यहाँ पे ज़्यादा पार्टिकल्स होंगे, यहाँ पे थोड़े कम पार्टिकल्स होंगे, यहाँ पे और कम पार्टिकल्स होंगे। तो ज़्यादा पार्टिकल यहाँ टकराएगी तो कौन सा कलर देगा, रेड कलर देगा, ठीक है। यहाँ पे धीरे धीरे आते आते कौन सा कलर देने लगेगा, येलो। फिर यहाँ से दोबारा जाते जाते यहाँ पे कौन सा कलर मिल जाएगा, रेड। यानी किसकी वजह से हो रहा है, लाइट टकरा रही है और क्या, रेड कलर निकाल रही है यहाँ पे, इसलिए रेड दिखता है। और यहाँ पे धीरे धीरे जब पतली होती जाएगी, यानी पार्टिकल्स कम होते जाएंगे, तो पार्टिकल से लाइट कम टकरा रही है, और फिर कौन से कलर का दिख जाएगा हमें, येलो कलर का, ठीक है। ये रीजन होता है। क्या है हमारा, आवर इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं। अब इन्वायरमेंट के अंदर इकोसिस्टम की बात करते हैं। इकोसिस्टम क्या होता है, अगर मैं सारी अपने आसपास की ऑल लिविंग और नॉन लिविंग थिंग को मिला दूं तो वही क्या हमारा इकोसिस्टम है। इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ बायोटिक कंपोनेंट कंप्राइजिंग द लिविंग ऑर्गेनिज्म, अबायोटिक कंपोनेंट कंप्राइजिंग फिजिकल फैक्टर्स लाइक टेम्परेचर, रेनफॉल, विंड, सॉइल एंड मिनरल्स। अगर इन सब चीज़ों को मैंने मिला दिया तो ये क्या बन जाएगा, मेरा इकोसिस्टम डेवलप हो जाएगा, ठीक है। अब फूड चेन की बात करते हैं। फूड चेन क्या होता है, फूड चेन का मतलब ये है कि इसने खाना बनाया, इसने इसको खाया, इसने इसको खाया, तो धीरे धीरे जो खाना हम मिल रहा है इन लोगों को, ये क्या है, ये फूड चेन है कि किसको कहाँ कहाँ से मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये दे रखा है, पहले हमें खाना कौन बनाएगा, प्रोड्यूसर, फिर उसको कौन खाएगा, प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर टर्सरी कंज्यूमर। जैसे जैसे हमने प्लांट है, प्लांट को किसी का कीड़े ने खाया, उसको किसी और कीड़े ने खाया, उसको उससे बड़े वाले कीड़े ने खा लिया, ठीक है। ये चीज़ है यहाँ पे दे रखा है। व्हेन द ग्रीन प्लांट्स आर ईटन बाय द प्राइमरी कंज्यूमर, अ ग्रेट डील energy is lost in the heat to the environment. Amount of some amount goes to the digestion and doing work, and thus rest of going through the reproduction. An average of 10% of the food eaten is turned to its own body and available for the next level to consumer, यानी 10% का लॉस होता है, ऐसा कह रहा है वो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे फूड चेन की बात करिए। आ गया। तो यानी क्या कह रहा है, देखो प्लांट है, इसको इसने खाया, इसको इसने खाया, इसको इसने खाया, इसको इसने खा लिया, इसने इसको खाया, इसने इसको खाया, इसको इसको इसने इसको। तो यानी क्या, ये वाले प्रोड्यूसर हैं, ये वाले प्राइमरी कंज्यूमर, ये वाले टर्सरी कंज्यूमर, ये वाले और उससे ऊपर वाले, और ये उससे ऊपर वाले। तो ऐसे ही ये उसको खा रहे हैं, ये उसको खा रहे हैं, तो यानी ये हो रहा है, ठीक है। यही हमारी क्या फूड चेन होती है। फूड चेन के अंदर सबसे नीचे क्या आएगा, सनलाइट। सनलाइट से एक प्लांट खाना बनाएंगे, प्रोड्यूसर हार्बीवर जो वेजिटेरियन होती है वो घास फूस खाते, घास फूस खाएंगे। फिर कार्निवोर जो उन लोगों को खाएंगे जो घास फूस खा रहे हैं। फिर टॉप कार्निवोर यानी जो सिर्फ मांसाहारी होती है, जैसे हमारे लाइन वगैरह, ठीक है। अब ओजोन की बात करते हैं। ओजोन लेयर, हाउ इट गेटिंग डिप्लेटेड। जो ओजोन है वो किसका, O3 मॉलिक्यूल होता है, जो हमें प्रोटेक्ट करती है किससे, अल्ट्रा वायलेट रेस से। ये डेडली पॉइजन होता है, यानी पॉइजन की तरह होता है, ठीक है। अब देखो ये बनती कैसे दिखते हैं, देखो एक ऑक्सीजन है वो टूट गया 2 O में। अब यही एक O उठ के आया O2 के साथ, उसने क्या बनाया, O3 बना लिया। एक O2 टूटा 2 O में, ये O उठ के आया यहाँ पे, O के साथ रिएक्शन करके O3 बना दिया, ठीक है। तो द अमाउंट ऑफ ओजोन, the amount of ozone in atmosphere began to drop sharply in 1918. Decrease has linked to the synthetic chemical like chlorofluorocarbon, जो एक हमारा केमिकल था जिसका नाम था क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कहाँ पे उस टाइम पे यूज़ किया जाता है, रेफ्रिजरेटर के अंदर और एसीज वगैरह में यूज़ करते थे, जिसकी वजह से क्या होता ना, क्या ओजोन के अंदर छेद हो रहा था। तो 1987 के अंदर क्या, यूनाइटेड नेशन ऑफ एनवायरनमेंट प्रोग्राम में वो सक्सीड टू फॉरगेटिंग द एग्रीमेंट टू फ्रीज द CFC's प्रोडक्शन एट द 1986 लेवल, यानी
बोला गया कि जो सीएफसी उस पर कंप्लीट बैन लगाया जाए और सीएफसी के बिना अब चीज़ें बनाई जाएंगी, ताकि जिससे जो होल है वो क्रिएट ना हो। अब देखो अगला हमारा क्या है, मैनेजिंग ऑफ गार्बेज। अब देखो कूड़े को कैसे मैनेज करना है ये आप लोगों को अच्छे पता है, कॉमन सेंस वाली बात है, इसमें कोई पढ़ने वाली बात नहीं है। हमें क्या कर सकते हैं, जो कूड़ा रीयूजेबल है हम उसे रीयूज कर लें, रिसाइकल कर लें। और जैसे मान लो अब इसमें दो चीज़ें हैं, एक होता है बायोडिग्रेडेबल, एक होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो बायोडिग्रेडेबल मैं किसे बोल सकता हूँ, बायोडिग्रेडेबल वो होते हैं, ये देखो, द सब्सटेंस दैट आर ब्रोक डाउन बाय द बायोलॉजिकल प्रोसेस आर सेड टू बी बायोडिग्रेडेबल, and the substance that not are not break down in the manner are said to be non biodegradable। ठीक है, मतलब क्या बोला जाए, बायोडिग्रेडेबल वो होते हैं जिनको, जैसे आपने, जैसे खाना, अगर आपके घर में कोई खाना बच गया, आपने क्या करा, उसे मिट्टी के अंदर डाल दिया और उसके ऊपर मिट्टी डाल दी, आप कुछ टाइम के बाद देखोगे वो खाना वहां पे आपको दिखेगा नहीं, क्योंकि कीड़े मकोड़े से खा जाएंगे। वो होता है बायोडिग्रेडेबल। नॉन बायोडिग्रेडेबल ये होता है प्लास्टिक, जैसे प्लास्टिक को आपने आज अगर दफन भी करा ना उसमें मिट्टी के नीचे, आज से 100 साल के बाद निकालोगे वो वैसे की वैसे लिख लेगा, उसे कहते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। ठीक है।